स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। 20 जुलाई 1969 को जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पर पहली बार, चांद पर पहली बार कदम रखा था और अपने वो फेमस शब्द जो उनके थे वो कहे थे कि दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, तब दुनिया भर के लोगों ने इस पूरे मोमेंट को टीवी पर, टेलीविज़न पर, हिस्टोरिक मोमेंट को देखा था। ये था दोस्तों अपोलो 11 मिशन, अमेरिका का, नासा का अपोलो 11 मिशन, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन ने मून पर वॉक किया था। वो वहाँ पे पहुँचे थे, पहला देश बना था अमेरिका चांद पर पहुँचने वाला। लेकिन इस अचीवमेंट के कुछ ही सालों के बाद कुछ खबरें ऐसी सामने आती हैं और कुछ लोग ऐसे सामने आने लगे जिन्होंने कहना शुरू किया और ये कहा कि ये सब कुछ फेक था, नासा का अपोलो 11 मिशन फेक था। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, जिसके बाद ये सीरियस एलिगेशंस, कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आने लगी। क्या थी वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, क्या वो एलिगेशंस थे, सब कुछ आज आपको पता चलने वाला है। आपको ये भी पता चलेगा कि नासा के एक विसल ब्लोअर जो थे उनकी सडन डेथ कैसे हो गई, क्या वो उनका असैसिनेशन था, क्या उन्हें मरवाया गया था, ये भी आपको पता चलेगा। और साथ ही साथ आपको जितने सारे इसके साथ स्टोरीज़ जुड़ी हैं इस पूरे इंसिडेंट के साथ कि क्या असल में मून लैंडिंग फेक थी, ये सवाल ही क्यों आया सामने, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। शुरू से एंड तक वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत करते हैं 1960s से। देखिए, ये जो समय था, अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में एक बहुत ही इंटेंस कंपटीशन चल रहा था और ये कंपटीशन था स्पेस रेस का, कौन किससे स्पेस रेस में आ गया है। और इनफैक्ट ये बात सबके सामने थी कि 1960 के साल में सोवियत जो था वो अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा आगे था, क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को सोवियत ने वोस्टॉक 1 मिशन के तहत यूरी गैगरिन को, अपने देश के एक स्पेस एस्ट्रोनॉट को, उनको स्पेस में भेजा था और ये पहली ह्यूमन फ्लाइट थी उनकी, जो कि सोवियत ने कंप्लीट कराई थी। इसमें यूरी गैगरिन ने अर्थ का पूरा एक सिंगल ऑर्बिट कंप्लीट किया था और ये करने के बाद वो ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। अब ये उस समय अमेरिका के लिए, उनके प्रेसिडेंट कैनेडी के लिए बहुत ही बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट बन गया था, क्योंकि ये देखा गया कि अमेरिका स्पेस रेस में कहीं अभी दिख ही नहीं रहा है। हालांकि इस समय तक कैनेडी ने स्पेस रेस को सीरियसली लिया भी नहीं था। ये ग्लोबल रिस्पांस जो था, जो आया सोवियत के यूरी गैगरिन के लिए, उस ग्लोबल रिस्पांस को देखते हुए अमेरिका को ये लगा और ख़ासकर कैनेडी को ये लगा कि हम काफ़ी पीछे हैं, अमेरिका काफ़ी पीछे और हमें कुछ अब करना चाहिए। तो ये एक पूरा सिनेरियो उस समय बना। वाइट हाउस में इसके बाद उन्होंने, प्रेसिडेंट कैनेडी ने अपने एडवाइज़र्स की एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने पूछा कि व्हाट कैन वी डू, हाउ कैन वी कैच अप। और इसके बाद ही अमेरिका ने अपनी जो पोजीशन थी स्पेस रेस में उसको एनालाइज करना शुरू कर दिया था। इस टाइम अमेरिका के पास सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स का प्लान था, नासा के पास में सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स का प्लान था। लेकिन सोवियत के यूरी गैगरिन ने जो कारनामा करके दिखाया था और सोवियत जिस तरह अमेरिका से आगे बढ़ा था, इसके बाद एक और एम्बैरेसिंग मोमेंट आया सामने, जब अमेरिका ने अपना अगले ही महीने, यूरी गैगरिन के मिशन के अगले महीने 5 मई 1961 को एक अमेरिका का स्पेस मिशन जो था उसको लॉन्च किया। अमेरिका के एलन शेफर्ड ने मरकरी रेडस्टोन 3 मिशन में 15 मिनट का एक बैलिस्टिक फ़्लाइट का एक ऑर्बिट जो था वो किया। अर्थ का ऑर्बिट जो था वो नहीं कर पाए थे इसमें। ये एक और बहुत बड़ी ऐसी बात थी जहाँ पे अमेरिका को लगा कि हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए। एक तरफ सोवियत है जिसने पूरा अर्थ का ऑर्बिट कंप्लीट कर लिया है, पहला देश ऐसा बन गया है, और दूसरी तरफ हम हैं जो कि सिर्फ 15 मिनट का एक बैलिस्टिक फ़्लाइट ही कंप्लीट कर पाए, उसमें भी अर्थ का ऑर्बिट कंप्लीट नहीं कर पाए। यहाँ से जो टेक्निकल गैप था उसको क्लियरली देखा जा सकता था। अमेरिका जो था इस एम्बैरेसमेंट से उभर पाता, लेकिन उसके सामने एक और मुसीबत खड़ी हुई 17 अप्रैल 1961 को। इसी बीच ये हुआ था 17 अप्रैल 1961 को कि बे ऑफ पिग्स इन्वेजन हुआ। अब ये जो है, दरअसल इसके बारे में शायद ही आप लोगों ने सुना हो, सर्च आप कर सकते हैं, आपको मिलेगा इसके बारे में। एक बहुत ही बड़ी थ्योरीज़ हैं, काफ़ी सारी इसमें मिस्ट्री है एक तरह से। तो ये जो बे ऑफ पिग्स इन्वेजन था, ये दरअसल एक CIA का सपोर्टेड पूरा ऑपरेशन था, जिसमें अमेरिका ने क्यूबा के अंदर जो कैस्ट्रो सरकार थी, कैस्ट्रो गवर्नमेंट थी, उसको ओवरथ्रो करने के लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन प्लान किया था। अब ये जब ऑपरेशन करने जाते हैं, ये ऑपरेशन करने जब पहुँचे वहाँ पे, तो क्यूबा में जिस जगह इनको लैंड करना था, जो बीचेस थी, वहाँ पे ऑलरेडी जो क्यूबा की ट्रूप्स थे, जो वहाँ की फोर्सेस थी, वो तैनात थी। उन्होंने इन पूरी जो पार्टीज़ इनकी गई थी फोर्स की, US की तरफ से CIA की सीक्रेट पार्टीज़ अटैक करने के लिए, उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, जो क्यूबा के ट्रूप्स थे। प्रेसिडेंट कैनेडी ने इस पूरे इन्वेजन को खुद से अप्रूव किया था और ये सोच के अप्रूव किया था उन्होंने, बाद में ये सब चीज़ें सामने भी आईं। उनको ये लगा था कि CIA का ये जो मिशन होगा, CIA का इसमें इन्वॉल्वमेंट या US का इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो डायरेक्ट दिखेगा नहीं,
उनको लगा था कि ये एक लो की मिशन होगा, सीक्रेटली ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मीडिया से कुछ छुपता नहीं है। न्यूज़पेपर्स में ये बातें लीक होने लगी। इस पूरे मिशन की जो प्लानिंग के फेलियर्स थे वो सामने आने लगे। न्यूज़पेपर्स में जब लीक हुई ये सारी चीज़ें, ये पॉलिटिकली बहुत बड़ा एम्बैरेसिंग मूवमेंट बना अमेरिका के लिए उस समय। अमेरिका के इंटरनेशनल जो क्रेडिबिलिटी थी उसकी उस समय पर, उसको कम्प्लीटली यहाँ पे डैमेज काफ़ी सारा आया इन सारी चीज़ों से। अब ये जो 2 फेलियर्स थे, आप देख रहे हैं कि पहले एक यूरी गैगरिन की फ़्लाइट के बाद जो अमेरिका ने एलन शेफर्ड को ऊपर स्पेस में भेजा, सिर्फ 15 मिनट का एक बैलिस्टिक फ़्लाइट, पहला वो फेलियर उनका। दूसरा उसके बाद जो बे ऑफ पिग्स में फेलियर, इनकी वजह से कैनेडी जो थे अब डेस्परेटली ये चाहते थे कि भाई कुछ ऐसा करना चाहिए कि अचीवमेंट जो है अमेरिका का एक इन सब से ऊपर पहुंच जाए, अमेरिका की जो सुपीरियरिटी है हम उसको प्रूव कर सकें। इसी के तहत उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन के साथ एक कंसल्टेशन किया प्रेसिडेंट हाउस में, वाइट हाउस में, और उसके बाद वहाँ उन्होंने रियलाइज़ किया कि मून लैंडिंग जो है ये अभी तक किसी ने नहीं किया है। पहली बार यहीं से आइडिया निकल के आया था कि चांद पे अभी तक कोई नहीं गया है। देखिए स्पेस में तो सोवियत जा चुका है, अर्थ का पूरा एक ऑर्बिट कर चुका है, दोबारा से एक और मिशन करने वाला है जिसमें वो अर्थ का और ज़्यादा ऑर्बिट्स करेंगे, लेकिन चांद पे अभी तक कोई नहीं गया। और यहीं से अमेरिका को लगा कि सोवियत से हम यहाँ कम्पीट कर सकते हैं, इनफैक्ट पूरी दुनिया के सामने हम सबसे अव्वल होंगे ऐसा करने वाले हैं। इस आइडिया के तहत 25 मई 1961 को यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन के अंदर प्रेसिडेंट कैनेडी ने एक हिस्टोरिक स्पीच अपनी दी थी। उन्होंने ये कहा कि आई बिलीव दैट दिस नेशन शुड कमिट इटसेल्फ टू अचीविंग द गोल। और उन्होंने आगे ये प्रॉमिस कर दिया, ये कहा कि इस डेकेड के ख़त्म होने से पहले हम क्या करेंगे कि हम चांद पर, हम मून पर लैंड करेंगे, अपने लोगों को भेजेंगे और सेफली उन्हें वापस धरती पर लाएंगे। ये जो वादा था ये प्रेसिडेंट कैनेडी यहाँ पे कर देते हैं। स्पेस अचीवमेंट के बारे में उन्होंने ये कहा कि ये जो दुनिया में स्पेस रेस है इसमें अमेरिका उभर के सामने आएगा, और स्पेस अचीवमेंट जो है वो फ्यूचर ऑफ अर्थ जो है उसको होल्ड करता है। मतलब आप फ्यूचर में आगे होंगे अगर आप इस रेस में आगे होते हैं। तो इस तरह की पूरी स्पीच उनकी रही थी। इसी के साथ पूरी दुनिया के सामने प्रेसिडेंट कैनेडी इस स्पीच के ख़त्म होते होते एक बहुत बड़ा वादा कर चुके थे। अब ये प्रॉमिस जो था एक्चुअल में उसको एग्जीक्यूट भी करना था, एग्जीक्यूशन उसका होना था। इस जर्नी की शुरुआत की जाती है इस पूरे एग्जीक्यूशन की, कि कैसे चांद तक जाना है, जबकि अभी तक आपने अर्थ का ही पूरा ऑर्बिट नहीं किया है, कंप्लीट ही नहीं किया है। कैनेडी के प्रॉमिस के टाइम अमेरिका जो था वो सिर्फ प्रोजेक्ट मरकरी पे काम कर रहा था। प्रोजेक्ट मरकरी बेसिकली एक सिंगल पर्सन स्पेसक्राफ्ट था। 1961 से 63 तक ये पूरा प्रोग्राम जो था वो चला था। लेकिन इसके बाद अगले साल, क्योंकि ये साल जो था जब कैनेडी ने प्रॉमिस किया वो 61 था, अगले साल 20 फरवरी 1962 को अमेरिका ने एक अचीवमेंट अपना लिया। यहाँ पे क्या हुआ कि जॉन ग्लेन अमेरिका के 20 फरवरी 1962 को पहले अमेरिकन बने जिन्होंने अर्थ का पूरा एक ऑर्बिट कंप्लीट किया फ्रेंडशिप 7 एयरक्राफ्ट में, स्पेसक्राफ्ट में, माफ़ कीजिएगा। ये जो थे जॉन ग्लेन, इनका जो मिशन था वो 4 आवर 55 मिनट्स 23 सेकेंड्स का था। 3 ऑर्बिट्स उन्होंने कंप्लीट किए थे अर्थ के, 75,679 माइल्स जो थे ट्रैवल किया था पूरा। लेकिन फिर भी स्टिल सोवियत के जो अचीवमेंट्स थे अर्थ के ऑर्बिट कंप्लीट करने में, उनसे अमेरिका अब भी काफ़ी पीछे था। क्योंकि हुआ क्या कि दूसरी तरफ सोवियत के गैगरिन के बाद हरमन टिटोव ने सोवियत यूनियन के अगस्त 1961 में ही 24 आवर का पूरा मिशन जो था अपना कंप्लीट किया था। अर्थ के कम से कम 17 टोटल ऑर्बिट्स बताए जाते हैं जो उन्होंने लगाए थे। यहाँ भी अमेरिका कुछ महीने बाद, जबकि अमेरिका ने पूरा अपना मिशन किया था स्पेस मिशन, फिर भी बहुत ज़्यादा पीछे था अभी भी सोवियत यूनियन से। तो अमेरिका ये समझ चुका था कि भाई हम भी इस अर्थ तक, स्पेस तक जा चुके हैं, अर्थ का ऑर्बिट कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हम काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। और यहाँ पे अर्थ का जो ऑर्बिट है ये सिर्फ करने से कुछ नहीं होने वाला है। हमको मून पर जाने के लिए जो हमारा वादा किया गया है, और वो भी हमने तो यहाँ पे वो वादा कर दिया है कि वापस सेफली धरती पर भी वापस लाया जाएगा। तो जाना और सेफली वापस आना, तो ये एक बहुत बड़ा मिशन है, टास्क है। इसको पूरा करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ अर्थ के ऑर्बिट से कुछ भी नहीं होने वाला। यूएस के मरकरी प्रोग्राम ने ये जो पॉइंट था उसको प्रूव कर दिया था कि अमेरिकन स्पेस में सर्वाइव तो कर सकते हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं, अर्थ का ऑर्बिट कर सकते हैं। उन्होंने प्रॉपर वहाँ पे एक ऑर्बिट कंप्लीट, 3 ऑर्बिट कंप्लीट किए, लेकिन मून लैंडिंग के लिए उन्हें कुछ और चाहिए। ये चीज़ उन्हें यहाँ से समझ आ चुकी थी। नासा के इधर जो ऑफिसर्स थे, जो ऑफिशियल्स थे, वो लोग भी ये रियलाइज़ कर चुके थे कि मरकरी से डायरेक्टली मून पे लैंड करना इम्पॉसिबल है हमारे लिए। तो एक
इंटरमीडिएट स्टेप जो है हमें उसे कंसीव करना पड़ेगा, स्पेशली अपोलो की जो अपोलो स्पेस क्राफ्ट है उसकी टेक्निक्स को टेस्ट करने के लिए, या उसके पहले अपोलो 11 जो मिशन हमारा होने वाला है उससे पहले हमें कई सारे ऐसे मिशंस करने पड़ेंगे। तो ये सारी टेस्टिंग जो है इसके लिए लगातार अब जो नासा था वो अपने काम पर लग जाता है। अब इस कड़ी में पहला स्टेप जो था वो था नासा का प्रोजेक्ट जेमिनाई। 1965 से 66 तक ये पूरा प्रोजेक्ट चला। जेमिनाई के दरअसल कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। ये नासा यहाँ पे ये टेस्ट करना चाहता था कि पहली चीज़ तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस कर पाएँ, करीबन 2-2 वीक तक के मिशंस स्पेस के अंदर कर पाएँ, स्पेस वॉक की टेक्निक्स जो हैं उनको डिस्कवर कर पाएँ, डॉकिंग प्रोसीजर कर पाएँ और री एंट्री और लैंडिंग जो मेथड्स हैं उनको सही कर पाएँ, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट ने वादा कर दिया है कि हम वापस भी सेफली लाएंगे धरती पर, जिनको भी ऊपर भेजेंगे चांद पर। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे। प्रोजेक्ट जेमिनाई के अचीवमेंट भी सामने आए। आप ये देखिए कि जून 65 में ही 1965 में जेमिनाई 4 जो था उसके तहत एडवर्ड वाइट जो थे वो पहले अमेरिकन बने स्पेस वॉक करने वाले। जेमिनाई 7th और जेमिनाई 6A के तहत दिसंबर 1965 में, क्योंकि लगातार स्टेप्स में चल रहा था, 65 में ही 2 बार प्रोजेक्ट जेमिनाई जो था उसको लॉन्च किया गया था। तो इसमें क्या हुआ, दिसंबर 1965 में जो पहला 2 मैन्ड स्पेस क्राफ्ट था वो यहाँ पे सामने अमेरिका ने लाया, उसको प्रॉपरली वहाँ पे भेजा ऊपर स्पेस में। और जेमिनाई 8 जो था, जो कि 1966 मार्च में जहाँ तक है मार्च में उसको लॉन्च किया गया, यहाँ नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे उन्होंने पहला सक्सेसफुल जो डॉकिंग थी वो की थी। इस पूरे समय के दौरान में एक और चीज़ जो थी, जो अमेरिका लगातार उस पर काम कर रहे थे, उसके काफ़ी सारे साइंटिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट, वो सब ये इस चीज़ पे काम कर रहे थे कि 1962 के बाद से ही, 61 के वादे के बाद से प्रेसिडेंट कैनेडी के, 62 से ही उन्होंने अपोलो स्पेस क्राफ्ट के डेवलपमेंट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। अपोलो स्पेस क्राफ्ट दरअसल वो स्पेस क्राफ्ट जो फाइनली चांद पर गया है। ये जो स्पेस क्राफ्ट था दरअसल एक 3 पार्ट सिस्टम था। इसमें 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था। पहला था कमांड मॉड्यूल, CM जिसको कहते थे। ये एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो वहाँ पे जाएंगे चांद पर, उनके लिए एक लिविंग क्वार्टर आप इसको समझ सकते हैं इस तरह से, एक कोन शेप कैप्सूल जो कि धरती पर वापस भी आता है एस्ट्रोनॉट्स को लेके। इसे नॉर्थ अमेरिकन एविएशन कंपनी है, जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसको मैन्युफैक्चर किया था। अच्छा, दूसरा इसमें क्या पार्ट होता है, सर्विस मॉड्यूल, SM जो है वो मेन प्रोपल्शन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल पावर, लाइफ सपोर्ट इसमें रहता है, और सिलेंड्रिकल मॉड्यूल होता है जिसको कमांड मॉड्यूल के साथ में ही, जो पहला वाला हमने आपको बताया, उसके साथ में ही इसको अटैच किया जाता है। और तीसरा होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ल्यूनार मॉड्यूल, LM। ये 2 स्टेज स्पेसक्राफ्ट होता है जो कि मून पर लैंड करता है। यही वो है ल्यूनार मॉड्यूल जो कि मून पर लैंड करता है। इसके 2 स्टेजेस होते हैं, एक एसेंट स्टेज, एक डिसेंट स्टेज। इसमें से जो डिसेंट स्टेज होता है वो मून पर रह जाता है, और एसेंट स्टेज जो है वो वापस ऑर्बिट में आता है। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह का एक स्पेसक्राफ्ट, अपोलो स्पेसक्राफ्ट, इसको बनाने की पूरी तैयारियां थी, ये डेवलपमेंट्स चल रहे थे। तो ये सारे डेवलपमेंट्स थे जो कि लगातार नासा जिन पर काम कर रहा था। अच्छा, इसके अलावा नासा ने मून पर, चांद पर इंसान को भेजने के लिए वर्ल्ड का सबसे पावरफुल रॉकेट जो था उसको बिल्ड करना भी शुरू कर दिया था। इनफैक्ट उसको जब बिल्ड किया है उन्होंने, तो वो रॉकेट जो था जिसका नाम था सैटर्न V, ये रॉकेट 363 फीट लंबा था, 363 फीट लंबा। पूरी तरह जब उसमें फुली फ्यूल्ड होता था जब, तो 6.5 मिलियन पाउंड्स का उसका वेट होता था। तो पूरी तरह से नासा तेज़ी से यहाँ पे काम करना शुरू कर चुका था, अपना रॉकेट सैटर्न V भी तैयार कर रहा था। लेकिन 1967 आता है। अब आप देखिए कि 61 से 67 आ गया है। 1967 में नासा को एक बहुत बड़ा झटका लगा। हुआ क्या कि 27 जनवरी 1967 को अपोलो 1 का जो कमांड मॉड्यूल था उसकी टेस्टिंग ही चल रही थी उस समय पर, लेकिन कमांड मॉड्यूल में प्री फ्लाइट टेस्ट के दौरान कैबिन के अंदर आग लग जाती है। ये जो आग लगी, इसमें 3 बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉट्स थे नासा के जो उस पूरे कैबिन में तैनात थे, उसमें अंदर थे वर्गिल ग्रिम्सन, एडवर्ड वाइट और रॉजर शाफी। ये तीनों जो थे, इनकी वहाँ पे उस आग से मौत हो जाती है। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, बहुत सारी खबरों में आया लगातार कि नासा ने अपने अपोलो प्रोग्राम के शुरुआत में ही, इनफैक्ट आप देखिए कि टेस्टिंग के दौरान ही इतना बड़ा जो एक्सीडेंट है वो कर दिया है। ये अपोलो प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा मेजर सेटबैक भी बना। यहाँ ये समझ आ चुका था नासा को कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, बेहद ज़्यादा ज़रूरी है ऐसा करना। और इसी के तहत नासा ने ये बताया जाता है, सामने जो रिपोर्ट्स आती हैं, कि पूरा स्पेस क्राफ्ट जो था उसको एक बार फिर से रीडिज़ाइन किया, क्योंकि 3 एस्ट्रोनॉट्स की अभी जान चली गई है। सेफ्टी कंसर्न्स जो थे उनको, सेफ्टी सिस्टम जो थे उनको अपग्रेड किया, मैनेजमेंट प्रोसीजर्स हैं उनको चेंज किया। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद नासा भले ही ये सारी चीज़ें कर रहा था, भले ही ये सारे काम कर रहा था,
इस इंसिडेंट के बाद काफ़ी सारे लोग सामने आए जिन्होंने सवाल खड़े किए कि ये कहा उन्होंने सीधा। इनफैक्ट ये जब मून लैंडिंग हुई है 69 में, उसके बाद भी ये चीज़ें सामने आई हैं और इस पॉइंट को उठाया जाता है। उनका कहना ये था कि नासा जब सिंपल कैबिन टेस्ट में एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी को इंश्योर नहीं कर सकता, जब उनको सेफ नहीं रख सकता, तो मून लैंडिंग कैसे पॉसिबल है। नासा ने फिर मून पर लैंड कैसे कर लिया। और पहले तो बात ये कर रहे थे लोग कि नासा कैसे ही मून लैंडिंग करेगा। तो इस ट्रेजेडी के दौरान में ये सारी चीज़ें उठ रही थी, लेकिन इस दौरान एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट शख्स थे जो सामने आए। नाम था उनका थॉमस रोनाल्ड बैरॉन। थॉमस जो थे वो दरअसल नॉर्थ अमेरिकन एविएशन में, जहाँ पे अपोलो का जो कमांड मॉड्यूल है CM, उसको मैन्युफैक्चर भी किया गया था। तो नॉर्थ एविएशन मैन्युफैक्चरर्स के यहाँ ये क्वालिटी इंस्पेक्टर हुआ करते थे। सेफ्टी इंस्पेक्टर, सेफ्टी मेजर्स पूरे देखते थे, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर हुआ करते थे। बैरॉन जो थे, उन्होंने जब ये सारा इंसिडेंट हुआ है 67 में, आग लगी है उस केबिन के अंदर अपोलो 1 के टेस्ट के दौरान, तो बैरॉन ने अपोलो प्रोग्राम में सीरियस सेफ्टी वायलेशंस को रेज़ किया था। उन्होंने कहा कि यहाँ पे क्वालिटी इश्यूज़ काफ़ी सारे हैं, क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज़ हैं, सेफ्टी वायलेशंस हो रहे हैं। डिटेल रिपोर्ट उनकी 500 पेजेस की उन्होंने बनाई थी और कांग्रेस की कमेटी, US कांग्रेस कमेटी के सामने उन्होंने इस जो रिपोर्ट थी उसको पेश किया था। उन्होंने साफ तौर पे वहाँ पे कई सारी कैटेगराइज करके अलग अलग चीज़ें दिखाई थी। उन्होंने कहा कि यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, स्किल्ड नहीं है, सेफ्टी वायलेशंस हो रहे हैं, कम्युनिकेशन फेलियर्स हैं, मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स हैं। इन सबको उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया था। लेकिन अपोलो 1 की ट्रेजेडी के सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 28 अप्रैल 1967 को बैरॉन की, उनकी वाइफ की और उनकी एक स्टेप डॉटर थी, वो कार में जा रहे थे। उस कार का अचानक एक्सीडेंट होता है और इन लोगों की मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है। इस दौरान भी काफ़ी सारे लोग सामने आए जिन्होंने ये क्लेम किया है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं, ये असैसिनेशन था। नासा के ऊपर सवाल ना उठें, प्रेसिडेंट कैनेडी के ऊपर सवाल ना उठें, नासा के जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो किस तरह गलत काम कर रहे हैं, इस पर सवाल ना उठें, इस वजह से यहाँ पे उनका असैसिनेशन कराया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपको एक ज़रूरी अनाउंसमेंट बताना चाहते हैं। देखिए, अगर आप लोग UPSC CSE की तैयारी कर रहे हैं, आपका सपना इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, IAS IPS ऑफिसर बनकर देश की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देना, स्टडी IQ हमेशा से आपकी इस जर्नी को, तैयारी को मजबूत और आसान बनाता हुआ है। हमारे सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। स्क्रीन पर जो आपको कोर्सेज दिख रहे हैं लेटेस्ट क्लासेज हैं, जल्दी ही बैचेस जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। और यहाँ इन्हें अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करेंगे, लिंक पर क्लिक करते ही जो आपको पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद एक प्राइस दिखेगा, उस पर सबसे बड़ा डिस्काउंट आपको पाना है अगर, तो वहाँ पे आपको VJ Live कोड लगाना है। VJ Live कोड लगाइए, अपनी तैयारी को आप मजबूत बनाएंगे, डिस्काउंट पाएंगे और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो ये वो समय था 1967 में जब नासा पे तमाम सारे एलिगेशंस जो थे वो लगना शुरू हो चुके थे, सब चीज़ें हो रही थी। लेकिन इस इंसिडेंट के, बैरॉन की जो डेथ हुई है और जो अपोलो 1 का फायर था कैबिन के अंदर, एक्सीडेंट हुआ था, इनके 2 साल के बाद ही जुलाई 1969 में फाइनली नासा ने सक्सेसफुली अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया और नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसी के साथ चांद पर कदम रखने वाले, चांद पर वॉक करने वाले पहले शख्स बन जाते हैं दुनिया के। तो ये सारी चीज़ें यहाँ कंप्लीट करनी थी नासा ने, क्योंकि उन्होंने 61 से अभी तक में स्पेसक्राफ्ट, अपोलो स्पेसक्राफ्ट कर लिया था रेडी, सैटर्न भी रॉकेट रेडी कर लिया था, एस्ट्रोनॉट्स को स्किल्ड कर लिया था, ट्रेनिंग कर ली थी उनकी। ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी हुई। कई लोगों ने इस पर सवाल उठाना शुरू यहीं से कर दिए थे। जॉन कैनेडी का जो प्रॉमिस था, प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी का, वो 8 साल के अंदर ही पूरा हो गया था। लेकिन कुछ ही समय के बाद में मून लैंडिंग जब नासा ने की है, जब अपोलो 11 मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, यानी कि जुलाई 1969 में, कुछ ही समय के बाद ये खबरें सामने आने लगी। ऐसे कई सारे लोग सामने आने लगे जिन्होंने कहना शुरू कर दिया और कहा कि अपोलो 11 एक फेक स्पेस मिशन था, ये पूरा एक फेक मिशन था और असल में अमेरिका चांद पर कभी गया ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ सिर्फ अच्छी वीडियो एडिटिंग, वीडियो इफ़ेक्ट्स और फिल्म के सेट्स का नतीजा है। ये सारे फिल्म सेट बना रखे थे, अच्छी वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स इसमें ऐड किए गए हैं, उसके बाद ये सब चीज़ें आई हैं सामने। अच्छा, लोगों ने जब ये सब कहना शुरू किया तो उनके काफ़ी सारे क्लेम्स भी थे। क्लेम क्या क्या थे, पहले उन पर बात कर लेते हैं। पहला क्लेम था फ्लैग वेविंग थ्योरी। अमेरिका का जो फ्लैग है, जब चांद पर ये पहुँचे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने जो फ्लैग, अपना झंडा है, उसको दिखाया था चांद पर, तो वो जो फ्लैग था उसमें लोगों ने कहा कि यहाँ वो फ्लटर कर रहा था, जैसे कि वहाँ पे चांद पर विंड हो। लेकिन चांद पर तो एटमॉस्फेयर नहीं है, तो फिर फ्लटर कैसे कर रहा है, वो इस तरह का दिख रहा है कि जिस तरह वो हिल रहा है उस तरह से। लेकिन इसके ऊपर नासा ने बाद में अपना क्लेम जो इसको ब्रेक किया, उन्होंने अपना सफाई देते हुए कहा कि वो जो फ्लैग था उसके टॉप में एक हॉरिजॉन्टल हमने रॉड लगाई थी,
वो जो फ्लैग की रॉड थी, तो एक रॉड इस तरह से थी, एक सीधे में भी हमने उसको रॉड लगाई थी जिससे कि वो अलग अजीब तरह से नीचे ना गिरे, वो सीधा रहे। तो इसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स ने जब पोल को ट्विस्ट किया था वहाँ पे चांद पर, तब वो मूव हुआ था और इसकी वजह से वो जो फ्लटर दिख रहा था, इसलिए थोड़ा सा वो ऐसा दिखा है। अदरवाइज़ वहाँ पे कोई हवा नहीं थी, या वो कहीं धरती पर कहीं किसी सेट पे नहीं लिया गया है। पहली चीज़ ये आई सामने। दूसरा क्लेम था लोगों का मिसिंग स्टार्स का, कि फ़ोटो में स्टार्स जो हैं, वो तारे जो हैं वो दिख ही नहीं रहे हैं, जबकि सैकड़ों हज़ारों तारे इनफैक्ट दिखने चाहिए थे। इसके बारे में नासा ने ये रियलिटी बताई थी कि असल में था ये कि सारे के सारे जो मैंड मिशंस होते हैं, जितने भी लोग जाते हैं चांद पे, वो सनी डे टाइम में होते हैं, और इसकी वजह से मतलब रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि जो चांद का ब्राइट सरफेस है, उसकी वजह से ये जो स्टारलाइट है वो कभी कैप्चर नहीं हो पाती है। ठीक है। तीसरा एक और क्लेम सामने आया, क्रॉस हेयर कंट्रोवर्सी। ये कहा गया कि कैमरा क्रॉस हेयर जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट के पीछे दिख रहे थे, मतलब ऑब्जेक्ट के पीछे दिख रहे हैं, वो सामने नहीं दिख रहे हैं, और इस तरह की चीज़ें कि ये क्यों भी दिख रहे हैं, ये भी चीज़ सामने थी। इसके ऊपर नासा ने कहा कि ब्राइट ऑब्जेक्ट से जो क्रॉस हेयर होते हैं वो डिटेलिंग उनकी छुप जाती है, इस वजह से ये सब चीज़ें हैं, और ये बहुत ही माइनर चीज़ है। इस पर तो आप ये एडिटिंग भी कई लोग करके इसको डाल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें भी नासा ने सामने कहीं आके। एक बड़ी चीज़ थी यहाँ पे, चौथा क्लेम जो था वो था कि एक बहुत ही अजीब सा अल्फ़ाबेट सी का एक शेप था, वो एक रॉक के ऊपर दिख रहा है। ये जो फ़ोटो है वहाँ पे भी इस रॉक के अंदर उस सी शेप को दिखाया जा सकता है। तो वहाँ पे उस पर नासा का कहना था कि ओरिजिनल जो फ़ोटो है वहाँ पे ये सी स्ट्रक्चर जो है वो उस रॉक पे चांद के ऊपर नहीं दिख रहा है। ये कॉपी जो भी किया हुआ है यहाँ पे, कॉपी करने में या फिर हेयर या थ्रेड की वजह से ये स्ट्रक्चर ऐसा दिख सकता है। ये सारे क्लेम्स जो हैं ये सब फेक हैं, नासा चांद पर गया है। इन सब क्लेम्स के बाद भी कई सारे ऐसे लोग थे जो सामने आते रहे और लगातार इनमें से कई सारे जो क्लेम्स थे, मोस्टली क्लेम जो थे वो बिल केसिंग नाम के एक शख्स ने दिए थे। बिल केसिंग कौन थे? बिल दरअसल एक फॉर्मर यूएस नेवी ऑफिसर थे। 1956 से 63 तक वो रॉकेटडाइन में टेक्निकल राइटर की तरह काम कर रहे थे। रॉकेटडाइन वही जगह जहाँ पे अपोलो के इंजन्स की जो प्लानिंग थी वो हुई थी। तो इसकी वजह से बिल केसिंग जो थे उनको बहुत इंटरनल जानकारियाँ नासा के बारे में थी अपोलो 11 मिशन लॉन्च करने से पहले। उन्होंने एक क्लेम किया बिल केसिंग ने कि उनके पास सिक्योरिटी क्लियरेंसेस थे, वो इनसाइड इन्फॉर्मेशन जानते थे। और केसिंग का कहना ये था कि रॉकेटडाइन के साइंटिस्ट जो थे, जो इस पर काम कर रहे थे नासा के अपोलो 11 मिशन पर, उन्होंने उन्हें बताया है कि उस टाइम टेक्नोलॉजी एग्जिस्टेड तो थी मून तक जाने की, चांद तक जाने की, रॉकेट भेजने की, लेकिन सेफली वापस आने की नहीं थी। वो टेक्नोलॉजी उस समय अवेलेबल ही नहीं थी। उनका कहना था कि वैन एलन रेडिएशंस जो हैं, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट्स, उनसे सेफली गुजरना इम्पॉसिबल था एस्ट्रोनॉट्स के लिए। तो ये एक बहुत मेजर पॉइंट था और बहुत बड़ा पॉइंट था। इनफैक्ट इसी थ्योरी के ऊपर, इसी अपने पॉइंट के ऊपर उन्होंने बाकी अपने सारे क्लेम्स किए थे कि नासा ने ये जो लैंडिंग है इसको फेक किया है, कभी चांद पर जो इंसान है वो गए ही नहीं, खासकर अमेरिकन तो गए ही नहीं। 1970s में अमेरिका में जो मिस्ट्रस्ट था इस बात के ऊपर वो लगातार आने लगा था। ये चीज़ क्योंकि सामने आ चुकी थी, एक तरह से कंट्रोवर्सी बन चुकी थी। अमेरिका की जो छवि थी वो दुनिया भर में ख़राब भी हो रही थी, क्योंकि वियतनाम वॉर, उसके बाद वॉरगेट स्कैंडल, और गवर्नमेंट के ऊपर से भरोसा लोगों का उठने लगा था। इसी इन्वायरमेंट के बीच में, इसी पूरे माहौल के बीच में बिल केसिंग की एक बुक पब्लिश होती है। उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की और उसमें उन्होंने डिटेल में ये सारी जो थ्योरीज थी, जो सारे क्लेम्स थे, इनके बारे में बताया हुआ था। इस ऐसे माहौल में इस बुक का आना, यानी वो तेज़ी से वायरल हुई, लोगों ने उसको लिया, वहाँ पे ये जो खबरें थी तेज़ी से फैलने लगी। और फिर फाइनली साल 2000 के बाद में इंटरनेट का जो एरा आया है, इंटरनेट आया है 2001 में, फॉक्स नेटवर्क ने अपनी एक पूरी डॉक्यूमेंट्री तैयार की। उसका नाम था कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, डिड वी लैंड ऑन द मून। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री के अंदर उन्होंने बिल केसिंग को भी बुलाया था, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया। पुराने अपने सारे आर्गूमेंट बिल केसिंग ने यहाँ पे रिपीट किए, बताए, और उसके बाद इंटरनेट ने ये जो थ्योरीज थी उनको, क्योंकि आपको जो पता ही है कि नेट पे, सोशल मीडिया पे किस तरह से चीज़ें फैलती हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें फैली। और ये जो थ्योरीज थी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आप इनको कहेंगे, जो कहेंगे आप उनको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप क्या मानते हैं, ये सारी पूरी दुनिया भर में फैलने लगी। अच्छा, एक पॉपुलर थ्योरी और थी यहाँ पे सामने कि एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर स्टैनली क्यूब्रिक ने नासा की हेल्प की थी इस पूरी फेक फुटेज को बनाने में। ये थ्योरी इसलिए आई थी दरअसल क्योंकि क्यूब्रिक की एक साल पहले ही, नासा जब गया है, जो अमेरिका चांद पर गया है, उसके एक साल पहले ही 1968 में उनकी एक फ़िल्म आई थी। क्यूब्रिक ने एक फ़िल्म बनाई थी, नाम था 2001 अ स्पेस ओडेसी।
स्पेस ओडिसी। तो ये जो था, ये जो मूवी बनाई इन्होंने, इसमें स्पेशल इफ़ेक्ट, एडवांस स्पेशल इफ़ेक्ट डाले गए थे और यही पूरी एक स्पेस से रिलेटेड ही मूवी थी। इसी को देखते हुए यहाँ पे क्लेम किया गया कि नासा ने क्यूब्रिक को अपने साथ में लिया, स्टैनली क्यूब्रिक को। उन्हीं ने ये पूरे स्पेशल इफ़ेक्ट्स के तहत ही नासा का एक इस तरह से दिखाया है दुनिया भर के सामने कि वो चांद पर गए। असल में ये किसी मूवी सेट के दौरान में हुआ है या वीडियो एडिटिंग से हुआ है। तो ये सारी चीज़ें लगातार सामने आ रही थी। खैर, स्टैनली क्यूब्रिक के नाम पे तो हाल ही में उनकी जो बेटी हैं विवियन क्यूब्रिक, वो भी सामने आई। उन्होंने एक ऑफिशियली पूरी कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने उसमें एड्रेस किया था, कहा था कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से जो भी उनके फादर का नाम जोड़ा जा रहा है, उनके फादर का उस मून लैंडिंग फेक ये जो थ्योरी है उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। फिल्म एक्सपर्ट हार्वर्ड बेरी जो हैं, उन्होंने भी एक्सप्लेन किया यहाँ पे बाद में, जब ये सारी थ्योरीज क्योंकि बहुत तूल पकड़ने लगी और सामने आने लगा नासा के ऊपर और इस पहली मून लैंडिंग के ऊपर सवाल उठने लगे, तो एक हार्वर्ड बेरी जो थे वो सामने आए। उन्होंने कहा कि 1969 में जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी थी, मून लैंडिंग फुटेज को फेक करना उससे इम्पॉसिबल था, ये नहीं हो सकता था, क्योंकि उस समय वो जो टाइम था, मोशन पिक्चर का जो फिल्म का जो एक फ्रेम था वो 24 फ्रेम्स पर सेकंड रिकॉर्ड करता था, जो मोशन पिक्चर फिल्म होती है उसको, जबकि टीवी ब्रॉडकास्ट के जो फ्रेम्स होते हैं वो 25 to 30 फ्रेम पर सेकंड होते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं। मून लैंडिंग का जो फुटेज है वीडियो में, वो पूरी तरह से उस तरह से लिया गया, उसका जो आउटपुट निकला है वो वीडियो के अंदर है, वो कोई फिल्म के अंदर नहीं है। वो उस टाइम पे वीडियो में इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस डालना या इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से कोई रियलिस्टिक फेक फुटेज बना देना, ये इम्पॉसिबल था, तो ये नहीं हो सकता था। खैर, तरह तरह के अलग अलग लोगों ने आके, डायरेक्टर्स ने, फिल्म डायरेक्टर्स ने, सिनेमाटोग्राफर्स ने अपने अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए, कैमरामैन्स ने अलग स्टेटमेंट्स दिए, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन इन सब के अगेंस्ट में कई सारे साइंटिफिक एविडेंस भी थे जो नासा ने कलेक्ट किए थे चांद से, मून से, और यही एविडेंसेस थे जिनको कंक्रीट माना जाता है, इस वजह से माना जाता है आज तक। और सामने ये बात आती है कि हाँ भाई, नासा जो है वो चांद पर गया था। क्या एविडेंसेस थे? 442 पाउंड के ल्यूनार रॉक्स जो नासा के साइंटिस्ट लाए थे चांद से, वर्ल्ड वाइड उनको वेरीफाई किया गया। इसके अलावा लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर एरेज जो हैं, अपोलो के साइंटिस्ट ने मून के ऊपर जो इंस्टॉल किए थे चांद पर, आज भी उनका यूज़ होता है डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। 2009 में नासा के ल्यूनार रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर ने हाई रेजोल्यूशन HD फोटोज़ जो थे वो लिए थे इस लैंडिंग साइट के, जब 1969 में चांद पर पहली बार लैंड किए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन। उस समय के जो लैंडिंग के फुटप्रिंट्स थे, वहाँ पे इक्विपमेंट्स थे, वो सारे विजिबल है उन फोटोज़ में, ये देखा गया। इसके अलावा चाइना, भारत, जापान, सब ने जो स्पेसक्राफ्ट अपने बाद में चांद पर भेजे हैं, तो उन लोगों ने भी इनके स्पॉट्स को वहाँ पे देखा है कि असल में पहले भी यहाँ कोई आ चुका है और वो अमेरिका था। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी गई हैं। इसके अलावा एक जो मेजर आर्गूमेंट इस पूरी थ्योरी में उठता है कि क्या चांद पर फेक लैंडिंग थी, वो इसका एक मेजर आर्गूमेंट उठता है कि वैन एलन बेल्ट्स जो हैं उनसे सेफली पास नहीं कर सकते थे एस्ट्रोनॉट्स। ये एक जेन्युइन कंसर्न है, और अपोलो मिशंस के पहले ये जो सारी चीज़ें थी ये लगातार सामने आती थी कि वैन एलन रेडिएशन जो बेल्ट्स हैं उनको आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। लेकिन नासा इस पे अपनी सफाई देते हुए उसने प्रॉपरली एक बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन इस पे दिया था, हम आपको बताते हैं उसका एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट। उन्होंने ये कहा था कि एल्यूमिनियम शील्डिंग जो है हमने उसको यूज़ किया था, नासा ने एल्यूमिनियम शील्डिंग को यूज़ किया था और ऐसी ट्रेजेक्ट्री प्लान की थी जो मिनिमाइज़ करे रेडिएशन को, उसको कम करे रेडिएशन के एक्सपोजर को। और ये सब अपने डेटा से नासा बताता है कि जो 9 अपोलो मिशन अब तक उन्होंने लॉन्च किए, उसका जो डेटा एस्ट्रोनॉट्स के एवरेज रेडिएशन एक्सपोजर का वो 0.46 रेड था। तो वो इससे बताते हैं कि हमने एक्सपोजर जो है रेडिएशंस के लिए एस्ट्रोनॉट्स को वो दिया ही नहीं उतना ज़्यादा, उसमें रूम ही नहीं छोड़ा। तो ये सारी चीज़ें लगातार सामने आती हैं। हाल ही के कुछ सालों में एफर्ट्स हुए हैं इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ को डिबंक करने के लिए। डिबंक करने के सारे एफर्ट जो है नासा की तरफ से भी हो रहे हैं, रॉयल म्यूज़ियम जो है ग्रीनविच वहाँ से भी हो रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स से भी हो रहे हैं। रेगुलरली जो एजुकेशनल कंटेंट है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। 2019 में अपोलो 11 की जब 50वीं एनिवर्सरी हुई थी, तब भी अलग अलग कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जिन्होंने पूरी डिबंकिंग कैंपेन चलाई थी, जहाँ पे उन्होंने बताया था ये सारे दावों के साथ में, अपने एक्सप्लेनेशंस के साथ में, कि कैसे नासा को ये जो पूरा इतना बड़ा अचीवमेंट था उसको डिफेम करने का जो प्रयास था वो किया गया था। अपोलो प्रोग्राम में लगभग एक बड़ी चीज़ जो सामने आती है और उसको देखकर लगता है कि हाँ ये चीज़ ज़रूर हो सकती है, वो ये है कि अपोलो प्रोग्राम में लगभग 4 लाख लोग जो थे वो काम करते थे। $25 बिलियन का
ये जो पूरा इन्वेस्टमेंट था वो हुआ था। इतने मैसिव स्केल पर कोई कॉन्स्पिरेसी जो है उसको 69 से अभी 2025 में हम बैठे हैं, इतने लंबे समय तक इतने बड़े स्केल पर किसी कॉन्स्पिरेसी को मेंटेन करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा ही लगता है, क्योंकि इस बीच में कोई ना कोई और कई सारे ऐसे लोग सामने निकल के आते हैं जो पुख्ता सबूतों के साथ में इस तरह की चीज़ बताते कि चांद पर लैंडिंग फेक थी, नासा ने कभी चांद पर लैंड नहीं किया। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट को, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आपका व्यू पॉइंट बहुत मायने रखता है, अपनी राय बताइएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।